भारत माता की इनकलाब वंदे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आपने हमें टीवी वीडियो में बहुत देखा। दिल्ली की सर्दी का मौसम गर्म है और वजह है 2025 के असेंबली इलेक्शंस। हर गली और चौक पर अब सिर्फ एक ही बात हो रही है, कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। और आज की बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। क्या है इस लिस्ट की खास बात और कैसे होने वाली है दिल्ली की पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज। आप देख रहे हैं दी भारत वॉटेक्स और मैं हूं आपकी होस्ट भारत वॉटेक्स की तरफ से। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक अलग ही चहल पहल थी। हर कोई अपने कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट को तैयार कर रहा था, लेकिन आपके हेडक्वार्टर्स में जो तस्वीर सामने आई है वो बाकी सबसे अलग थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम काफी दिनों से बंद दरवाजों के पीछे इस लिस्ट पर काम कर रही थी। एक सीनियर पार्टी मेंबर ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, हमें इस इलेक्शन में सिर्फ एक जीत नहीं चाहिए, हमें एक नई दिल्ली की बुनियाद रखनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में केजरीवाल ने कहा, हमने हर कैंडिडेट का चयन बहुत ही सूझबूझ और पब्लिक फीडबैक के आधार पर किया है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक नई दिल्ली बनाने की तरफ एक कदम है। सबसे पहले बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जो अब जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट करेंगे। पहले वो पतपरगंज से एमएलए थे, लेकिन अब उनकी जगह अवध ओझा को फील्ड किया गया है। अवध ओझा एक वेल नोन एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर है, जो रिसेंटली आप में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे और कैंडिडेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंजेस ने पॉलिटिकल गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। साथ ही ग्राउंड पे अवध ओझा जैसे नए प्लेयर्स भी मौजूद हैं। क्या वो इलेक्शन में कुछ खास कर पाएंगे या उनका ये सफर वहीं रुक जाएगा। इस लिस्ट में और भी कई नए चेहरे शामिल हैं, जैसे कि जितेंद्र सिंह शर्टी को शादरा से फील्ड किया गया है, जो पहले बीजेपी में थे और अब आप में शामिल हो गए हैं। तिमरपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को नॉमिनेट किया गया है, जो दिलीप पांडे की जगह लेंगे। आपके इस नए कैंडिडेट लिस्ट में कुछ और प्रोमिनेंट नेम्स भी हैं। प्रवीण कुमार जो जनकपुरी से, जोगेंद्र सोलंकी को पालम से और प्रेम कुमार चौहान के देवली से फील्ड किया गया है। अब बात करते हैं इस इलेक्शन के ओवरऑल डायनामिक्स की। आप अपने रीशफल कैंडिडेट्स के साथ ग्राउंड पे अब तक की सबसे ज्यादा टैक्टिकल अप्रोच के साथ है। बीजेपी अपने अग्रेसिव कैंपेन के जरिए बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर के मर्डर को हाईलाइट कर रही है। कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल वोटर बेस को रिवाइव करने की कोशिश में लगातार रैलीज और डोर टू डोर कैंपेन्स कर रही है। अवध ओझा एक नए प्लेयर के तौर पर ओझा अपने इनोवेटिव स्टाइल और यूनिक इश्यूज के जरिए यूथ पर लोकल वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक आप अभी भी लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी और नए प्लेयर्स ने उनकी जीत को एक टफ फाइट दे दी है। ओझा का इम्पैक्ट फिलहाल मार्जिनल लग रहा है, लेकिन अगर उनकी कैंपेन ज्यादा ट्रैक्शन ले लेती है तो वो गेम चेंजर भी बन सकते हैं। दिल्ली का पॉलिटिकल मैदान तैयार है और वोटर्स अपने फैसले के लिए तैयार हैं। क्या आप एक और टर्म के लिए आगे बढ़ेगी या बीजेपी और नए लीडर जैसे अवध ओझा इस कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगे? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। और ऐसी ही सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए द भारत वॉटेक्स के साथ। सादर प्रणाम सभी लोगों को। जैसा कि मनीष सर ने कहा कि आप हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं पटपटगंज, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आपने हमें टीवी वीडियो में बहुत देखा और सेलिब्रिटी के रूप में देखा। अब मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आपको जब भी मुझसे मिलना हो, जो भी मुझसे बात कहनी हो, आप एकदम खुलकर मुझसे कह सकते हैं। तो मैंने से बहुत सारे लोगों से जिससे मैं मिलता जा रहा हूँ, तो जी मैंने आपको वीडियो में देखा, अब मैं आपके सामने हूँ। अब वीडियो में देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में ही मेरे 7 IAS ऑफिसर हैं पिछले 25 साल की अपने शिक्षा कैरियर में। मगर अगर सिर्फ IAS ऑफिसरों को देखूं तो मेरे पास हिंदुस्तान में 1300 IAS ऑफिसर हैं, मतलब सिर्फ IAS ऑफिसर। बाकी तो IRS और IPS, इनकी तो मैंने कभी अपना वो गिनती ही नहीं की। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समाज, आप जब भी किसी समाज का इतिहास पढ़ेंगे तो आप आज ही देखिए, दुनिया में जितने देश परेशान हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था ही परेशान है। आप कोई ऐसा मुल्क नहीं पाएंगे जहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और मुल्क परेशान, तो संभावना ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा का संबंध आदमी के मन से है। जानवर जो है वो ट्रेन किया जा सकता है, उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिर्फ इंसान है जिसको शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसकी यहाँ की रोशनी को जला दिया जाए, कि वो उसको दिखाई पड़ने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर हम इस कार्य को कर ले गए, जैसे कि 1947 में जब भारत पैदा हुआ तो सबने एक सपना देखा, और ऐसा नहीं कि ये देश पैदा हुआ तो ऐसे कोई देश नहीं था। 1787 में अमेरिका भी पैदा हुआ, हमसे बुरी हालत थी उसकी। 13 राज्य थे उसके पास और सब झोपड़पट्टी, स्लम एरिया, ये हालत थी 1787 में। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया और 1945 में विश्व की शक्ति बन गए।
और राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। तो ये जो आप बैठे हैं, इस देश के असली राजा आप हैं। सत्ता आपको दी गई है और आपको इस सत्ता के साथ ये अधिकार दिया गया है कि आप जिनको चाहें उसका अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आप अभी मुझसे मिल रहे हैं, 1 दिन से 2 दिन से मिल रहे हैं और आप मेरे बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। सुनकर कोई राय मत बनाइएगा, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, आपके लायक हूं, नहीं हूं, या आप मुझसे मिलकर ही राय बनाइएगा। और अगर आपको लगेगा कि इस आदमी को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए, भारत माता की इनकलाब, वंदे। दोस्तों, अभी 3-4 महीने बाद चुनाव है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी को दोबारा जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। आप लोगों ने 10 साल पहले हमें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन 10 सालों में हम लोगों ने खूब ईमानदारी के साथ काम किए हैं और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो शायद 75 साल में भारत में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने नहीं किए। दूसरी पार्टियां ये काम कर नहीं सकती या उनकी नीयत नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली में ये काम बंद होने चाहिए। क्योंकि अगर दिल्ली में जब से ये काम चालू हुए हैं, बाकी पूरे देश में इन पार्टियों को जनता फेस करनी मुश्किल होती जा रही है। जैसे दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। मुझे पूरा यकीन है आप लोग भूल गए होंगे वो दिन जब दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। 2014 की गर्मियां याद है। 2015 में मैं मुख्यमंत्री बना था। 2014 की गर्मियों के अंदर पूरी पूरी रात, जून, जुलाई, अगस्त 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे और उस टाइम 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड थी। 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। इस साल गर्मियों में 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड थी दिल्ली में। एक भी पावर कट नहीं लगा दिल्ली के अंदर, 24 घंटे बिजली थी। पिछले 10 साल में दिल्ली के पूरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने स्ट्रेंथन किया है। और आपके बगल में उत्तर प्रदेश है। आप में से कई लोगों के दोस्त, यार, रिश्तेदार होंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में। फोन करके पूछ लेना कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। तो जब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो उत्तर प्रदेश वाले भी अपने नेताओं को कहते हैं, भाई तुम क्यों नहीं करते। हरियाणा वाले भी अपने नेताओं से पूछते हैं, भाई तुम क्यों नहीं करते, अगर दिल्ली में हो सकता है तो वो तो करते नहीं है। उन्होंने एक तरीका ढूंढा है, दिल्ली में इनकी सरकार खत्म करो, दिल्ली में इनके काम बंद करो। मुझे यकीन है आप लोगों को भूल गए होंगे। आप लोग 2013, 2012, 2011 हजारों रुपए के बिजली के बिल आया करते थे। जब पहला चुनाव मैं लड़ा था 2013 में, गली गली में घूमता था, जहां जाता था लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। 8,000, 10,000, 15,000 रुपए का बिजली का बिल। बोले जी बिजली के बगल में फोन करके पूछ लेना, यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। किसी से भी पूछ लेना वहां बिजली के बिल कितने आते हैं। तो वहां ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार के काम रोको, दिल्ली के काम बंद करना चाहते हैं, इसलिए इनको सत्ता चाहिए। इनको सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, मैंने आपका एक काम नहीं रुकने दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, जेल में डाल के इन्होंने काम रोके। अब मैं जेल से बाहर आ गया, आपके सारे रुके हुए काम करवाने शुरू कर दिए पूरे दिल्ली के अंदर। जहां जहां सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें बनवानी शुरू कर दी। जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे थे, सीवर का काम चालू करा दिया।
जहां जहां पानी गंदा आ रहा था मैं खुद मॉनिटर करवा रहा हूं, एक एक गली एक एक मोहल्ला जहां गंदा पानी आ रहा है ठीक हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर, चिंता मत करो आप। सारे रुके हुए काम मैंने चालू करा दिए। अब इन्होंने एक ही प्लान बनाया है, किसी भी तरह से फरवरी के महीने में दिल्ली पे कब्जा करो और दिल्ली को भी यूपी जैसा बना दो, दिल्ली को भी हरियाणा जैसा बना दो, दिल्ली को भी गुजरात मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों जैसा बना दो और सारे काम खत्म कर दो। बड़ी मुश्किल से मैंने और आप लोगों ने मिलकर 2-3 करोड़ लोग अपने दिल्ली के हैं, हमने मिलकर ये दिल्ली को सुधारा है। ये दिल्ली के काम बचाने का जो पूरे देश में एक उम्मीद बनी है, अपने दिल्ली में अच्छे काम करे, उसकी आवाज पहुंची पंजाब में लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट दे दी। अब उसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है दिल्ली के कामों की। गुजरात पहुंच गई आवाज, हमारे 5 एमएलए आ गए। गोवा पहुंच गई आवाज, हमारे 2 एमएलए आ गए। पूरे देश में गूंज रही है आवाज। तो इनको किसी भी हालत में दिल्ली के काम बंद करने हैं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं अकेला इनसे लड़ तो सकता हूं लेकिन आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूं। हैं जी, कश्मीर में भी एक एमएलए आ गया हमारा। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ भी हूं आप लोगों की वजह से हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब हम लोग एक पदयात्रा पे निकलेंगे। एक और चीज है, पिछले कुछ महीनों के अंदर अनाप शनाप पानी के बिल आ गए हैं कि नहीं है? बहुत ज्यादा, भरने की जरूरत नहीं है। जितने गलत पानी के बिल आपके आए हैं किसी को भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा सरकार बना दो, 1 महीने के अंदर सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। मैंने 2014 में भी बोला था आप लोगों को, गली गली में गया था। जब आप लोग अपने पानी के और बिजली के बिल मेरे को 2014 में दिखाते थे, मैं कहता था मेरी सरकार बना दो, आपके पुराने बिल माफ कर दूंगा और भविष्य में बिजली पानी 0 कर दूंगा। करा था कि नहीं करा था? उस टाइम भी पुराने बिल माफ कर दिए थे, अब भी सारे पुराने बिल माफ करके आपका पानी का बिल 0 कर दूंगा। तो भरने की जरूरत नहीं है जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हैं। अब हम पदयात्रा पे चलेंगे, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे चलना, मैं जनता से मिलता हुआ चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।